बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के लेक्चर नंबर 39 इन 40 में वेलकम। आज हम देखेंगे दो लेक्चर्स, और इससे पहले जो हमने एल्गोरिथम की सीरीज़ में देखा था कि हमने ग्राफ्स देखे थे कि ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं और कौन कौन से, स्पेशली DFS BFS, ठीक है, टाइम स्टैम्प फाइंड करना, ये सारी वो चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आज हम जो देखेंगे ये हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होता है? देखिए, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स नाम से पता चल रहा है कि कंपोनेंट्स का स्ट्रॉन्ग होना। इसमें आपके पास एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। लाइक आपने एक वर्टेक्स का स्टार्ट ले लिया ना, तो अब आप क्या होगे, आप कनेक्टेड हो गए और आपने अब आने वाले जितने भी वर्टेक्स हैं उन तक आप इजीली जो है वो अप्रोच कर सकते हैं या इजीली उस पर चल सकते हैं। ठीक है, यानी जो आपने पाथ सिलेक्ट कर लिया उस पर आप इजीली चल सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ में ऐसा होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमने वर्टिसेस और ये जो एजेस हैं इनका नाम बार बार जो मैं ले रही हूँ, ये अब आप जान चुके होंगे कि वर्टिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको अब जब स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से रिलेटेड ये कंसेप्ट दिया जा रहा है कि आपने एक वर्टिक से दूसरी वर्टिक तक बआसानी आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट मैथ आपके पास। अब सेकंड देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें आपके पास कंपोनेंट्स कुछ शो हुए हैं। उसमें बताया हुआ है कि टॉप पे C है, C की डायरेक्शन A की तरफ है, फिर A की B की तरफ है और B की अगेन C की तरफ है। इसी तरह फिर D और E की कनेक्शन है आपस में, FGI। इसमें से अब हमने स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ देखें, इन्होंने यहाँ पर सर्कल भी किया है और मैं साथ ड्रा भी कर देती हूँ अगेन। यहाँ देखें, A C से A की तरफ है, ठीक है, एक एज, और A से B की तरफ है, B से C की तरफ है। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गली कंपोनेंट आपस में स्ट्रॉन्गली जो है वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर ये वाला जो पेयर है, ये वाला ट्री जो है, ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। इसी तरह अगर आप D और E को चेक करें तो ये भी स्ट्रॉन्गली कनेक्ट है। फिर आप F से आप देखें G की तरफ आ रहे हैं, G से I की तरफ और I से F की तरफ अगेन भी जा सकते हैं और H की तरफ भी। तो ये क्या है, ये आपके पास स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड आपको ग्राफ पेपर में दिया जाएगा, सिंपल ग्राफ दिया जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट ग्राफ, सॉरी सिंपल नहीं, डायरेक्ट ग्राफ दिया जाएगा जिसमें आपके पास एरो मेंशन होंगी और फिर आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स। तो फिर आपने स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करने हैं, आपने उसी ग्राफ को कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है। ठीक है, अपने आंसर में, और फिर आपने बताने हैं कि जहाँ जहाँ साइकिल बन रहे ना, आप उसको बताएं कि ये जो एरिया है ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, या फिर ये आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं आपके। ठीक है, फिर आप स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स को जो है वो नीचे देखें, सेकंड जो आपको इमेज दिखाएगी उसको आपने इस साइकिल को भी ख़त्म करके बताना, यानी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से साइकिल्स को ख़त्म करना। साइकिल्स को ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या होगा, वो जो एक पूरा पेयर बना है ना, उसको ख़त्म करने के लिए आपने बताया कि आपके पास यहाँ देखें ऊपर टॉप में, एक मिनट मैं इसको, यहाँ देखें, यहाँ आपके पास C A और B का एक ग्राफ था। तो आपने बताया कि A B C का पूरा एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, D E का है और F G H I है। लिखने में आप जैसे मर्ज़ी लिख लें इसको, लेकिन बताने का मकसद क्या है कि ये आप बता रहे हैं कि आपने इसको साइक्लिक कर दिया। ठीक है, पहले वो पूरा ग्राफ कनेक्टेड था तो इसको आपने बताया कि एक पेयर इसका ये बन रहा है, यानी एक ट्री इसका ये बन रहा है ABC का, दूसरा DE का और तीसरा FGHI का है। ठीक है, होप्स हो कि इसकी समझ आ गई होगी। ये आपने उसी ग्राफ की मदद से आपने बताया कि पहला आपका ये ट्री बन रहा था, सेकंड ट्री ये है और थर्ड ट्री ये है आपके पास। ठीक है, तो ये आपने इसको साइक्लिक किया, यानी उसमें से आपने जो है वो बाकी जो एजेस थे वो आपने रिमूव किए और आपने बताया कि ये जो साइकिल थे उनके ये ग्राफ बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है ग्राफ। अब देखें स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एंड DFS। ठीक है, अब देखें DFS की तरफ हम आ रहे हैं। DFS क्या है, इससे पहले हमने बहुत डीपली इस पर डिस्कस किया। ठीक है, पूरे 45 मिनट के लेक्चर में हम DFS और BFS ही डिस्कस करते रहे, तो अब तक आपको आ जाना चाहिए कि DFS क्या है और BFS क्या है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है DFS एंड BFS। ये आपको हर जगह आपके MCQs में नज़र आएगा, आपको हर जगह आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये DFS BFS नज़र आएगा। सो इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह से कोई भी ग्राफ हो, किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उसको ईजिली कवर कर लें।
अच्छा, यहाँ पर बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एंड डीएफएस। अब स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, आपको बता दिया गया कि आप एक बार जब इंटर हो जाते हैं ना कंपोनेंट पे, या एक दफ़ा वर्टिक्स में इंटर हो जाते हैं, तो फिर आप स्ट्रॉन्गली जो है वो एक वर्टिक्स से दूसरे वर्टिक्स की तरफ जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे की तरफ जा सकते हैं, तीसरे से चौथे की तरफ जा सकते हैं। तो आप अपनी सीक्वेंस को बरकरार रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है जिसका टाइम स्टैम्प भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसका पूरा टाइम आपको बताया हुआ है कि क्या क्या उसका फिनिश टाइम, ठीक है। जैसे हमने फिनिश टाइम फाइंड किया था और उसके साथ डिस्कवरी टाइम, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में फिनिश टाइम और डिस्कवरी टाइम को कैसे फाइंड किया था। तो आपने वही तीनों ग्राफ या वही तीनों ट्री जो है वो आपने सामने रखी और आपने स्टार्ट लिया। अब देखें वहाँ पर ट्री की सीक्वेंस किस तरह से थी, इस चीज़ को एक माइंड में रख लें। उसको हम सेकेंड स्टेप में देखेंगे। एक मिनट में आपको दिखा दूँ कि वो कैसे मेंशन था ग्राफ। यहाँ देखिए, इस ग्राफ को हम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके पास ट्री है इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस पर हम इसका टाइम निकाल रहे हैं, टाइम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए ए बी सी टॉप पर था, एफ जी आई एच है, फिर डी ई है, ठीक है। आप एक एक ट्री को अलग अलग से एक्सप्लेन करें। चाहे तो आप इस पूरी को पहले कर लें, इसको बाद में कर लें, इसको उसके बाद कर लें, या चाहे तो आप इसको पहले रख लें फिर इसको सेकंड पे रख लें, यानी सबसे बड़े को पहले रख लें फिर इसको रख लें फिर इसको, या फिर चाहे तो आप इसी सीक्वेंस को बरकरार रखें, ठीक है। तो हम दोनों मेथड से देखेंगे यहाँ पर कि किस सीक्वेंस से हम इसका टाइम निकाल लें। तो सबसे देखिए, मैंने पहले एक ट्री उठाया आई एच एफ जी वाले का, ठीक है। उसी तरह से उन्हीं एरो को फॉलो करना है आपने। तो मैंने आई को स्टार्टिंग टाइम दिया 1 का, ठीक है। और मैं आई को एंडिंग टाइम नहीं दे रही। एंडिंग टाइम क्यों नहीं दे रही, क्योंकि अभी ये एंड नहीं हो रहा। मैं डायरेक्टली आ रही हूँ किस पे, एच पे आ रही हूँ। तो एच को मैंने स्टार्टिंग टाइम 2 दे दिया, और एच के आगे देखिए कोई एच नहीं है, कहीं भी कोई नहीं जा रहा। तो आपने डायरेक्टली यहाँ से कोई भी इधर उधर नहीं है एच, ठीक है। तो आपने इसको एंडिंग टाइम भी दे देना है कि आपने स्टार्ट भी किया था लेकिन आप एंड भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे आगे आप कहीं नहीं जाएंगे और उस पर दोबारा कभी आएंगे भी नहीं। सो आपने यहाँ पे 3 को एंडिंग टाइम दे दिया। फिर से आप आए आई की तरफ, यहाँ पर अभी आई को आप फिनिश नहीं कर रहे हो। फिर आप आए एफ़ की तरफ, ठीक है, इसकी क्योंकि सेकंड साइड इसकी पूरी है, ठीक है। आपने देखा था ना टाइम हम कैसे फाइंड करते हैं, उसी मेथड को पिछले लेक्चर में जो था ये सेम वही मेथड अप्लाई हो रहा है। तो अब आपने इसको 4 दे दिया स्टार्टिंग टाइम, और इसका एंडिंग टाइम अभी नहीं दे रहे क्योंकि इससे आगे आप मूव करेंगे। तो आप नेक्स्ट पे आए जी पे, जी को आपने 5 कर दिया। 5 से आगे कोई नहीं है क्योंकि आपकी ट्री कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया 6 पे, फिर वापस एफ पे आए तो इसको भी एंड कर दिया 7, और जब आई पे आए तो इसको भी 8 पर एंड कर दिया, और आपका जो है वो पूरा टाइम जो है वो फाइंड हो गया। अब देखिए टाइम फाइंड करना कैसे हमने सीखा था, हमने पीछे देखा था ना टाइम स्टैम्प का मेथड, कैसे टाइम फाइंड करते हैं, कैसे स्टार्ट लेते हैं, उसका स्टार्टिंग फिनिश टाइम और डिस्कवरी टाइम कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ये आपका स्टार्टिंग टाइम होता है या डिस्कवरी टाइम होता है, ये आपका फिनिश टाइम होता है। तो आपने देखा कि आपने स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम कैसे फाइंड किए, 1 से स्टार्ट किया आपने और एंड तक। अब 6 पे आपका 8 पे आपका एंड हो गया, 8 से ही आगे आप चलेंगे। अब आप जो सेकंड जो आपका ट्री होगी उसको आप 9 कर देंगे, इसका डिस्कवरी टाइम 9 हो जाएगा। ई का, ई के बाद आप ख़त्म तो नहीं करें ना, ई को फिनिश नहीं करें तो आप डी की तरफ जा रहे हैं, तो डी को आप 10 दे देंगे, और 10 को जब आप फिनिश करेंगे तो वो 11 हो जाएगी, यानी डी को आप फिनिश करें क्योंकि डी से आगे कोई कहीं भी आपने नहीं जाना। फिर आप अगेन ई की तरफ आएंगे तो ई को भी फिनिश कर देंगे, 12 हो जाएगा, ये अभी आपकी कंप्लीट हो जाएगी ट्री। 12 के बाद आप चलेंगे 13 की तरफ, ठीक है। 13 में आपने क्या करना है, ये आपका है, या 13 में आपने आना है सी की तरफ, ये सी ए बी वाला ग्राफ है। तो सी पे आपने 13 स्टार्टिंग दिया, और लेकिन इसको एंड नहीं कर रहे, तो आप ए की तरफ आए, ए को आपने 14 दिया, बी को आपने 15 दिया, फिर बी को आप एंड करें क्योंकि यहाँ से आगे आप नहीं जा रहे, इसको भी एंड कर दिया, ए को वापस आएंगे तो ए को भी एंड कर दिया और सी को भी एंड कर दिया। तो आपने देखा कि आपने एफ टाइम एंड डिस्कवरी टाइम एंड फिनिश टाइम दोनों फाइंड कर लिए अपने ग्राफ के, ठीक है। यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप देखें, आपको बताया था कि ग्राफ आप इसका 2 तरह से टाइम फाइंड कर सकते हैं। एक तो आपने उसको उस जो आपका ये वाला पिछला ग्राफ था ना, इसके इस सीक्वेंस से आपने इसको नहीं टाइम फाइंड किया। जब आप इस सीक्वेंस से टाइम फाइंड करेंगे तो उसका ग्राफ कैसे होगा, यही सीक्वेंस रख के, बेटर भी यही है कि आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है। ये आपके पास है उसका, देखें जैसे आपका ग्राफ बना था आपने एज इट इज़ ग्राफ रखा अपना, और उसका टाइम जो है वो स्टार्ट करना फाइंड किया। तो फिर आपने फिर से वही स्ट्रेटेजी अप्लाई की, कैसे 1 से स्टार्ट किया ए को, ठीक है। ए को आपने फिनिश नहीं करना डायरेक्टली, फिर आप आए क्योंकि ए से एक रूट इधर जा रही है, आपने वापस इस पे आना है, तो आप ए से बी की तरफ गए, बी पे भी आपने वापस आना है क्योंकि सी पे आप जाएंगे तो सी से फिर आपने रिवर्स की तरफ होना है, बी की तरफ ही आएंगे। तो बी को आपने सेकंड नंबर दे दिया और सी आपने थर्ड ले लिया, ठीक है। अब सी के बाद कोई एज नहीं है तो आपने बता दिया कि सी का फिनिश टाइम 4 हो गया। इसी तरह फिर बी पे आए तो बी पे भी अब आपने आगे मजीद नहीं जाना, तो आपने 3 दे दिया, 13 दे दिया इसको फिनिश टाइम।
सॉरी 13 फिनिश टाइम इसको नहीं देना, क्योंकि यहाँ से देखिए बी से एक एच जा रही है एफ की तरफ, ठीक है। तो इसको अभी 13 फिनिश टाइम आपने इस 2 को नहीं देना, क्योंकि बी से आगे एच जा रही है। तो आपने क्या कर दिया कि 3 के बाद 2 करके 3 4 करने के बाद आप यहाँ पर आए तो इसको आपने छोड़ दिया और आपने ए को भी छोड़ दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने छोड़ दी। अब 4 के बाद आप पहले बी वाले की तरफ जाएं, ठीक है। बी की तरफ जाएंगे तो आप इसको 5 कर देंगे इसका स्टार्टिंग टाइम। एफ़ के बाद जी का 6 कर देंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12। ये पूरी सीक्वेंस आपकी कैसे चलेगी, क्योंकि इससे आगे कोई एजेस इधर उधर नहीं है। तो आपने बस डायरेक्टली स्टार्टिंग लेना है, स्टार्ट तक कर लें, तो फिर उसी को रिवर्स करके ऊपर आए तो उसको एंडिंग कर दें, ठीक है। तो ये पूरी सीक्वेंस उसी तरह से चलेगी, ठीक है। अगर टाइम स्टैम्प का आपको टाइम फाइंड करना आ गया है तो फिर ये मेरे ख्याल से आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल ग्राफ नहीं है। पिछले लेक्चर्स कर लिया करें, क्योंकि पिछले से कनेक्टेड होता है लेक्चर। सो इसलिए फिर हर बार चीज़ों को अगेन नहीं बताया जा सकता। सो आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया जाता है कि ये वही टॉपिक है, तो इसका मतलब है आपको पिछला टॉपिक आता है तो आप इसको खुद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने काम कंप्लीट किया। अब आप सेकंड आए, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है, देखें। इस टॉपिक में आए, यहाँ पर टोपोलॉजिकल ऑर्डर है। अब टोपोलॉजिकल का याद हो तो ये कंसेप्ट भी हमने पीछे अभी पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ा था। उसमें क्या था कि आपको मैंने ये बताया था कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट ये होती है कि जिसमें आपने जस्ट और ग्राफ जो है वो आप कह लें कि इमेज या फिर उसकी सीक्वेंस या उसकी शक्ल कह लें आप, कि उसको चेंज करना होता है, ठीक है। पहले आप ग्राफ की फॉर्म में होते हैं तो उसकी सीक्वेंस या उसकी शक्ल जो चेंज आप कर लेते हो ना, पूरे इमेज उसका चेंज करते हो, तो वो कैसे बन जाता है, उसको आपने इस तरह रखना होता है, ठीक है। इस तरह लाइन में सीक्वेंस से पूरे नंबर्स आपने रख लेने होते हैं। अपने जो आपके वर्टिसेस होती हैं उनको आप इस तरह से सेट कर लेते हो, फिर उसकी जो जैसे कनेक्टेड होती है उनको एरो की फॉर्म में आप बता देते हो कि ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हमने पढ़ा था कि ऐसे होता है। तो आपने वही ग्राफ उठाया, फिर आपने बताया कि ए बी सी था, फिर उसके बाद डी ई था और एफ जी एच आई था, यानी ए बी सी था, फिर उसके बाद डायरेक्ट डी ई पर था, फिर इस तरह एफ जी एच आई पर था। तो ये इस तरह आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डर में आपके कंपोनेंट्स शो हुए हैं। अब इसी को आप रिवर्स करेंगे जब, तो कैसे हो जाएगा। रिवर्स करने के लिए एफ जी एच आई, रिवर्स नाम से पता चल रहा है रिवर्स करें, तो आप एफ जी एच आई को इधर कर लें और ए बी सी को इस साइड पे कर लें, ठीक है। मिड वाला सेम एज इट इज़ रहेगा और आपकी जो है रिवर्स भी हो जाएगा। सो आपके पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट बनी हुई आ सकती है और आपको बोला जा सकता है इसको रिवर्स कर दें, या फिर आपके पास ग्राफ बनाया होगा और ये कहा जाएगा कि इसको टोपोलॉजिकल ऑर्डर में जो है कंपोनेंट्स को सेट कर दें। तो फिर आपने इस तरह से उसी ग्राफ का जो है वो इमेज जो है वो चेंज करके पूरे अपने जो वर्टिसेस हैं उनको इस तरह से आपने जो है वो तरतीब देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखें आपका कौन सा है। अच्छा, इसमें ये जो आ रहा है ना जी टी, यहाँ से ये 2-3 लाइंस हैं, इनको आप याद कर लें क्योंकि ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकती हैं कि टाइम कैसे फाइंड करना है जीटी का। जीटी क्या होता है, जीटी टू बी डायग्राफ विद द सेम वर्टेक्स सेट एज जी बट इन विच ऑल एजेस हैव बीन रिवर्स इन डायरेक्शन। अब जीटी को कैसे फाइंड करना है, आपको बता दिया गया कि ऑल एजेस हैव बीन रिवर्स होंगी, तमाम एजेस की डायरेक्शन चेंज होगी और उसका टाइम बताया, कंप्यूटिंग टाइम कौन सा है वो टाइम। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए याद रख लें, ठीक है। अब देखिए जीटी इसको डिफाइन करने के लिए बता दिया है कि ना तमाम एजेस को रिवर्स होगा, तो तमाम एजेस रिवर्स कैसे होंगी, यहाँ देखें तमाम एजेस को रिवर्स करके ग्राफ आपको जीटी का सामने रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि रिवर्स कैसे हुई, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहला ग्राफ जो आपका स्टार्टिंग था ना उसको देखें तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ देखिए क्या है, ए से एरो गई हुई है सी की तरफ, सी से गई हुई है बी की तरफ, बी से ए की तरफ, ठीक है। अब ऊपर देखें, ऊपर ग्राफ जो आपका फर्स्ट ग्राफ था उसको कैसे बनाया था इन्होंने, उसमें दिखाया गया था, ये आपके पास फर्स्ट ग्राफ है ये वाला। इसमें देखें सी से एच जा रही है ए की तरफ, ए से जा रही है बी की तरफ और बी से अगेन सी की तरफ। तो आप देखें सी से ए की तरफ है, ए से बी की तरफ, ठीक है। तो कैसे एच जा रही है, सी से ए और ए से बी। अब यहाँ पर देखें कैसे जा रही है, यहाँ पर इन्होंने रिवर्स किया, तो रिवर्स में इन्होंने क्या किया कि जस्ट ए से सी कर दिया, ठीक है। हालांकि पहले क्या था, पहले जो अगर रिवर्स में नहीं है सिंपल ग्राफ है तो वो कैसे था, वो इस तरह से था, इस एज को इन्होंने इसमें चेंज कर दिया रिवर्स में। ये एज ऊपर जो है ऊपर ग्राफ में इस तरह बना हुआ था और इसको इन्होंने चेंज करके ये वाली पोजीशन दे दी। ये वाला ग्राफ ए से बी था तो इन्होंने क्या कर दिया, बी से ए कर दिया, तो पूरी की पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। इसी तरह पहला स्टेप किया आपने, फिर आप सेकेंड स्टेप भी इसी तरह से करेंगे। सेकेंड में एफ जी आई एच, आप पूरे उस ग्राफ को अपने सामने रखें और देखें जहाँ जहाँ एरो आपके इस तरह बने हुए आप उसको मूव करें, ठीक है, रिवर्स करें, दूसरे एरो में चेंज कर दें। या ये बी से एफ है तो एफ से बी है तो आप बी से एफ कर दें। ये आई एफ से आई है तो इसको आपने क्या चेंज कर देना, आई से एफ कर देना है। और याद रखना कि इसमें ये जो डबल एरो होते हैं ना, जिसमें आप
अप भी हो सकते हो, डाउन भी, ये एज इट इज़ ही रहते हैं, ठीक है। इसको आप चेंज ना भी करें तो कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको में आपने ना ही आपने आगे होना है ना पीछे होना है, बस इसको एज इट इज़ है दोबारा आपने यूज़ कर लेना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके रिवर्स में चेंज हुई, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने कैसे रिवर्स ऑर्डर में इसको रखा। आपने देखा कि आपके पास सिंपल ग्राफ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ग्राफ सिंपल दिया, उसमें एरो एक साइड पे हूँ और आपको कहा जाए कि इसको रिवर्स कंडीशन में करके दिखाएं। पूरा रिवर्स नहीं कहेंगे, वो तो आपको जी डिफाइन करना है, फिर आपको साथ डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसी ग्राफ को आपने सामने रखना है और उसकी एरो जहाँ जहाँ वो मुड़ी हुई है ना, उनके एजेस जहाँ जहाँ मूव कर रहे हैं उनको रिवर्स कर देना है, ठीक है। दोबारा जो है दूसरी कंडीशन में रख देना है। तो आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। होप सो कि इस कंसेप्ट की भी समझ आ गई होगी। अब आप आए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ कि नेक्स्ट आपका ग्राफ कौन सा है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बल्कि वही ग्राफ है जो आपके पास स्टार्ट में बना था, जो हमने बनाया था कि हमने ग्राफ की मदद से उसको जो है फिनिश टाइम और स्टार्टिंग टाइम दिया था, उसी ग्राफ को सामने रखा है। अब बता रहे हैं कि उनके वर्टिसेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सामने रखें। अब कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आप सामने रखेंगे। आपने सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन आए, आपको ग्राफ दे दिया जाए, पूरा उसका टाइम भी मेंशन है और आपको बताया जाए कि उसके वर्टिसेस को ऑर्डर करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। वर्टिसेस जितने भी हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। तो आपने कैसे रखना है, देखें इसमें आपने सबसे पहला काम करना है, जो आपका सबसे बड़ा नंबर है, लाइक यहाँ पर 18 आपका सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। और 18 नंबर को आपने उठाना है कि बताना है कि ये जो ए है इसको आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि ये आपका सबसे बिगेस्ट नंबर है, ठीक है। अब आपने नंबर डिक्रीज़ करने हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम करने हैं। 18 के बाद देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पर आए तो 17 है। तो आपने बताया 17, डी इज़ अ सेकंड नंबर, तो आपने डी को यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। ये आप वर्टिसेस सारे मेंशन करेंगे इस तरह से। फिर आपने बताया कि 17 के बाद 16 छोटा नंबर है, तो आपने 16 को उठाया यहाँ से और यहाँ पर ई रखा। अब आप देखें 16 के बाद छोटा नंबर 15 बन रहा है ना, 15 तो एज इट इज़ ई ही है। तो आप इसको क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आप हर एक का फिनिश टाइम चेक करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम किसी का नहीं देखना, सबका फिनिश टाइम देखना है। इस स्टार्टिंग वाले को कैंसिल कर देना है। तो 16 के बाद 15 है तो 15 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग टाइम में आ रहा है, ये फिनिश टाइम नहीं है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। तो फिर 15 को भी छोड़ दिया तो 14 की तरफ आए। 14 भी देखें डी का स्टार्टिंग टाइम है, फिनिश टाइम नहीं है। फिनिश टाइम को आप ऐड कर रहे हैं अपने ऑर्डर के दरमियान, तो आप देखें यहाँ पे इस 14 को भी आप कट कर देंगे, ठीक है। 14 के बाद 13 पे आए तो 13 किधर है आपके पास, ये मौजूद है आपके पास बी पर 13 मौजूद है, जिसमें आपके पास ये फिनिश टाइम ही है। तो अब आप इसको मेंशन कर दे बी को, तो एफ़ के बाद मैंने बी को भी मेंशन कर दिया, यहाँ पर बी लिख दिया। अब 13 के बाद छोटा नंबर कौन सा है, ये है आपके पास 12। 12 किस में आ रहा है, एफ़ में आ रहा है, तो मैंने एफ़ को यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये इसके बाद छोटा नंबर है। 12 के बाद 11 है, फिर 10 है और फिर 9 है। ये तो पूरी की पूरी सीक्वेंस, यानी जी और फिर आई और फिर एच, मैंने ये सारे मेंशन कर दिए। अब 9 के बाद छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पर चेक करना स्टार्ट करें। 9 के बाद देखें 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, ठीक है। तो ये सारे नंबर कहाँ आ रहे हैं, ये ऑलरेडी आपके स्टार्टिंग नंबर हैं या डिस्कवरी नंबर हैं। डिस्कवरी नंबर को तो आपने ऑर्डर में मेंशन ही नहीं करना, आपने जस्ट फिनिश नंबर को देखना होता है। तो डिस्कवरी को रिमूव करेंगे आप सारी, और ये सारे नंबर ऑटोमेटिकली रिमूव होते जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास फाइनल कौन से स्टेज पे आ जाएगा, ये 4 वाले स्टेज पे आ जाएगा। तो आपने इसका जो फिनिश टाइम है वो लास्ट में मेंशन कर दे। तो ये आपने अपनी एक ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर दी। तो इस ऑर्डर से आपको क्या पता चला कि आपको ये फाइंड हुआ कि हर ट्री का जो है वो टोपोलॉजिकल ऑर्डर में आपने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो टॉप लेवल वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता चला कि एक ऑर्डर में 18 है, दूसरे में 17 है और एक में 12 है, ठीक है। अब कैसे पता चला, इस वाले पूरे ग्राफ के अंदर या इस वाले पूरी ट्री के अंदर क्या है, 18 टॉप नंबर है, ठीक है। इस वाले पूरे ग्राफ के अंदर कौन सा नंबर है, यहाँ पर आप देखें तो 12 नंबर सबसे बड़ा है, तो आपने 12 मेंशन कर दिया। इस वाले में पूरा, इसमें पूरा कौन सा है, 17 है, तो आपने बताया कि ये नंबर जो है। तो आपको हर टोपोलॉजी के या हर ट्री के जो है वो बिगेस्ट नंबर भी फाइंड हो गए कि ये नंबर इसके जो हैं वो सबसे हाईएस्ट नंबर हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से काम करना है। होप सो कि इसकी भी समझ आ गई। इसमें भी आपको पूरा जो है वो ग्राफ दिया होगा, फिर आपको बताया जाएगा कि डिफाइन द वर्टिसेस ऑर्डर्ड बाय डिक्रीजिंग, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ और साथ एफ यू में भी लिखा हो कि लाइक फिनिश टाइम आपने फाइंड करना है। और सम टाइम ऐसा भी होता, लिखा मिलके नहीं होता, ये आपको कॉन्सेप्ट खुद ही माइंड में रखना होगा कि आपने फिनिश टाइम ही फाइंड करना है। अब अगर आप वो जो ग्राफ था, ये तो आपने अपना जो ओरिजिनल ग्राफ था वो उठाया ना, अब वो ग्राफ उठाएं जो इसको आपने चेंज किया था रिवर्स ऑर्डर में,
उसकी देखें क्या वर्टिसेस बन रही हैं, उसका ऑर्डर कैसे बनेगा। तो उसी ग्राफ को अगर हम देखें जिसके हमने ये एजेस चेंज की थी, एजेस चेंज करने का क्या मतलब था, जिसकी एजेस देखें C to A थी ना, तो हमने इसको A to C किया था। इसी तरह A to B था लेकिन हमने B to, तो उसका बता रहे कि उसका ऑर्डर कैसे तैयार होगा। तो याद रखना ऑर्डर दोनों के सेम और एज इट इज़ तैयार होंगे, ठीक है। एरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, ये जो आपने रिवर्स में चेंज किए थे इनसे कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ा, और आपका जो ऑर्डर है इसका भी सेम ही बनेगा, ठीक है। तो अब याद रखना कि चाहे आपका ग्राफ GT वाला हो या आपका वो दूसरा ग्राफ हो, आपका ओरिजिनल ग्राफ हो, ठीक है, लेकिन आपको रिवर्स ऑर्डर फाइंड करने को दिया जाए, रिवर्स नहीं सॉरी, ये जो आपके ऑर्डर हैं इनको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो दोनों के ऑर्डर सेम ही डिफाइन होंगे, ठीक है। जैसे ADEBFGI, तो सेम इसी तरह अगर आप ऊपर वाले ग्राफ के देखें तो वो भी आपके पास जो है वो ऑर्डर सेम ही डिफाइन हुए हैं, ठीक है। यानी इन जो आपने एजेस रिवर्स किए ना उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। अब आपके पास फाइनल DFS कौन सी सामने आएगी, फाइनल DFS जो आपके पास है वो ये आपके पास फाइनल है, ठीक है, जो आप अब तक जान चुके होंगे कि आपके पास फाइनल यही आ रही थी, ठीक है। कंपोनेंट जो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड थे वो आपके पास फाइनल DFS आपके सामने है। अब ये आपने किसके हिसाब से बनाई, ये जो फाइनल डायग्राम है ये किसके हिसाब से बनी, ये आपकी इस इमेज के हिसाब से बनी, ठीक है। जो आपने रिवर्स कर दिए थे उसके हिसाब से आपकी ये फाइनल बनी है और ये आपके सामने है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपके पास कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा टॉपिक है, इसमें है मिनिमम स्पिनिंग ट्री, MSP स्टैंड भी आ सकता है, MSP मिनिमम स्टैंडिंग ट्री जो है इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, और इसका ये जो फार्मूला है ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो आपके पास मिनिमम स्पिनिंग ट्री है ये बेसिकली होता क्या है, तो देखिए मिनिमम स्पिनिंग ट्री के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने एक काम करना है कि आपने वर्टिसेस अपने सारे चेक करने हैं, जिसका वेट सबसे कम होगा उसको आपने पहले करना है, फिर इस तरह सीक्वेंस है, ठीक है। वेट का लिहाज रखना है, वेट कम होगा तो आपने काम पहले करना है। अब यहाँ पर देखें इन्होंने वेट हर एक का बताया हुआ है, ठीक है। आपके पास सारे ग्राफ दिए हुए, आपके पास क्या है 3 स्पेनिंग ट्रीज़ बताई हुई है, ठीक है। ये एक है, सेकंड और थर्ड। इसमें फर्स्ट जो है वो स्पेनिंग ट्री है लेकिन बाकी जो है वो उस पर MST अप्लाई। देखिए यहाँ पर इसको ग्राफ से ही हम समझेंगे। यहाँ आए तो यहाँ देखिए इन्होंने कहा था, हमने क्या कहा था कि सबसे जिसकी वैल्यू कम होगी या जिसका वेट कम होगा उस वर्टेक्स को हम MST में सबसे पहले होता है मिनिमम स्पेनिंग ट्री, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि सबसे कम जो स्पेनिंग टाइम था वो किसका था, वर्टेक्स 4 से, फिर 9, फिर 2 और फिर हमने 10 को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से इनका जो टाइम था वो हमने देखा कम है तो हमने इनको पहले सेलेक्ट किया, देखा, बल्कि आपने सब देखने, ठीक है, कोई छोड़ना तो वैसे भी नहीं है ना। तो आप चाहे बिगेस्ट नंबर कर लें पहले या स्मॉलेस्ट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले आप दूसरे नंबर्स करके चेक कर लें, हर तरह से नंबर्स को आपने चेक करना है, लेकिन कॉस्ट आपने चेक करनी है जिससे सबसे कम होनी चाहिए। अब देखिए 4 में 9 ऐड करें तो कितने हो जाएंगे, 9 में 4 ऐड करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये आपके पास 13 मार्क्स नंबर हो गए। 13 में आप 2 ऐड करें तो 15, 15 में आप 10 ऐड करें तो 25, 25 के अंदर आप 6 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 31, ये और ठीक है। ये इन्होंने सर्कल किया हुआ। 31 में आप ऐड करेंगे 2 तो आपके पास कॉस्ट जो है 33। इसी तरह नेक्स्ट कॉस्ट आपने फाइंड करनी है और थर्ड वन कास्ट आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो तीनों की कास्ट आपके सामने आ गई। अब नेक्स्ट जो आपके पास है एक कंसेप्ट आप कह लें, सेकंड कंसेप्ट जो है वो है फ्री ट्री का, ठीक है। फ्री ट्री कौन सी ट्री होती है ये मैं आपको सिंपली बता दूँ, जिधर आपके पास ऐसी ट्री होती है जिसमें आप जिधर चाहें मर्जी मूव कर सकते हैं, कोई साइकिल उसमें नहीं होता, ठीक है। ये उसको फ्री ट्री बोलते हैं। सो आपके पास ट्री में शेप आ सकती है कि इसमें फ्री ट्री कौन सी है, या शेप बनी हुई आ सकती है, सॉरी ग्राफ बना हुआ आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा ट्री है। तो अगर आप देखेंगे कि उसमें कोई जो है वो एरो नहीं है, कहीं साइकिल कोई भी मौजूद नहीं है, आप जहाँ चाहें मर्जी मूव कर सकते हैं, तो वो आपके पास फ्री ट्री कहलाएगी, ठीक है। तो बस फ्री ट्री का कंसेप्ट जो है आपने इतना ही माइंड में रखना है कि उसके अंदर कोई साइकिल मौजूद नहीं होता, आप जहाँ चाहें मर्जी आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे ग्रेडी MST का कंसेप्ट है, लेकिन उससे रिलेटेड उन्होंने एक डायरेक्ट लेमा दिया हुआ है और उसको फिर सॉल्व करना पूरा एक जो है वो आप कह लें कि पूरा एक एग्जांपल इन्हें बहुत बड़ी दी हुई है, जिसका आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कांटेक्ट नहीं है, और ये लेक्चर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए करवाए जा रहे हैं। सो इसमें हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है।
फिर आपके पास क्रस्कल एल्गोरिथम आता है। अब इस एल्गोरिथम से रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ बहुत सिंपल अल्फाज में। ये एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको थ्योरी के लिहाज से भी आ सकता है, ठीक है, थ्योरीज में बहुत ज़्यादा ये रिपीट होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इससे रिलेटेड लिखने को कहा जाता है। फिर इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ठीक है, इसके टाइम वगैरह पूछा जाता है। सो इसका कंसेप्ट में ये MCQs में भी यूज़ होता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी यूज़ होता है। सो इस एल्गोरिथम में क्रस्कल एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जिसमें आपने वो एजेस उठानी होती है जिनका वेट सबसे कम होगा। फिर आपने क्या करना होगा, यानी जिस एज का वेट कम होगा उसको आपने पिक किया, फिर आप उसको क्या करेंगे, आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करेंगे, ठीक है, सब के सब को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला पॉइंट क्या है, सबसे कम वेट वाले आपने एज लिए, ठीक है, जिसका वेट कम होगा। ये पॉइंट आप माइंड में रख लें कि आपने क्रस्कल एल्गोरिथम में वेट कम वाले को ढूंढना है, सबसे पहला काम। सेकंड आपने क्या करना है, जब वेट कम वाले को आपने ढूंढ लिया ना, अब आप उसके ऑर्डर कौन सी रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर से आपकी ट्री बनेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि आपने सबसे छोटा नंबर लिया, ठीक है, लाइक 1 लिया, फिर आपने इसको इंक्रीज़ किया तो 2 हो गया, फिर उससे बड़ा 3 हो गया, फिर उससे बड़ा 4 हो गया, फिर उससे बड़ा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगी, ठीक है। ये किसका कंसेप्ट है, क्रस्कल एल्गोरिथम का। इसका कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है कि इसमें आपने एजेस की वेट फाइंड करना है, जिसका सबसे कम होगा उसको आपने पहले रखना है, फिर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर को लेकर चलना है, ठीक है, यानी डेफिनेशन के लिए ये ज़रूरी है। फिर आपने इसमें एक और ख्याल रखना है, वो कौन सा ख्याल रखना है कि कोई एज आपने ऐसा नहीं उठाना, ऐसा एज क्रिएट नहीं करना या ऐसे एज को पिक नहीं करना जो साइकिल क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। जो एज आपके लिए साइकिल क्रिएट कर रहा हो, इस तरह से गोल साइकिल क्रिएट कर रहा हो, उसको आपने रिमूव कर देना है मिड में से, उसका कोई काम नहीं होगा आपके क्रस्कल एल्गोरिथम के अंदर, उसको आपने रिमूव करना है और अपने ऑर्डर को जो है वो तरतीब से लेके जाना है। तो साइकिल वाले को क्रिएट नहीं करना, बस इतना आपने माइंड रखना। 3 बातें आप माइंड में रखें क्रस्कल एल्गोरिथम से रिलेटेड। एक, आपने वेट को देखना होगा, जिसका कम होगा उसको आप ले, फिर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में काम करना होता है। उसके अलावा आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि साइकिल्स जो है जो क्रिएट करेगा ग्राफ, उसको आपने ऐड नहीं करना है, जो ट्री आपके लिए साइकिल क्रिएट करेगी। अब यहाँ पर ये जो आपने सारा काम किया ना, ये किसकी मदद से काम करेंगे हम, यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सपोर्ट करेगा। टाइम कौन सा लेगा, बिग ओ लॉग एन, ये आपका टाइम लेगा, ठीक है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप कौन से हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, इसको एज इट इज़ आप याद रख लें। फिर नेक्स्ट देखें आपके पास इसमें और क्या आ रहा है। नेक्स्ट इसका ग्राफ ही होगा जिसको आपने देखना होगा। हाँ, ये आपका ग्राफ है। तो देखें, आपने क्या कहा था कि सबसे कम नंबर वाले को आपने उठाना है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ करने हैं अपने नंबर्स को, ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ क्रिएट होगा। अब देखें क्रस्कल एल्गोरिथम आपके पास कैसे अब काम वर्क करता है। आपके पास एक ग्राफ पूरे का पूरा दिया हुआ है, इस ग्राफ को आप रखें पहले सबसे सामने। सबसे पहले आपने इस ग्राफ को अपने सामने रखना है, इसमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करें कि आपकी सबसे छोटी एज कौन सी है। सबका टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ये 6 तो नहीं है, ये इसका कंप्लीट 26 है, ठीक है, ये 26 है, ये 16 है, ये 30 है, ये 14 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 10 है और ये 5 है, ये 8 है। सब एजेस के टाइम मेंशन है, तो आपने देखा कि 2 जो है वो सबसे मिनिमम है, आपने 2 को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 को यहाँ पर ख़त्म करके दिखाया ताकि आपको चीज़ समझ आए। जब 2 के बाद आप देखेंगे छोटा नंबर आपका मज़ीद छोटा नहीं बल्कि हम इंक्रीज़ करेंगे अब नंबर, तो 2 के बाद कौन सा नंबर है आपका, 3 है। तो ये देखिए 2 के बाद 3 नंबर है, तो इसको भी आपने ख़त्म कर दिया। तो सेकंड ग्राफ के अंदर 2 और 3 जो है वो दोनों ख़त्म हो गए। ख़त्म होने का मतलब कि इनको हमने मेंशन कर दिया कि ये दोनों छोटे नंबर हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, आपके पास जो है वो 3 के बाद कौन सा नंबर है। 3 के बाद आपको पता है 4 नंबर आता है। हम चेक करेंगे 4 कहाँ पर मौजूद है। तो मैंने देखा कि 4 यहाँ पर मेरे पास मौजूद था। ये देखिए, पहले ओरिजिनल एल्गोरिथम को ही रखना होगा सामने, ठीक है। आपने 4 को लिया तो 4 को भी आपने मेंशन कर दिया कि ये आपके पास 4 है। फिर आपने देखा कि 5 नंबर होना चाहिए आपके पास नेक्स्ट नंबर, तो 5 आप ओरिजिनल एल्गोरिथम में चेक, आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है उसमें जल्दी से 5 नंबर देखें है या नहीं, मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर मैं देखूँगी 5 नंबर मेरे पास ये मौजूद है। देखिए यहाँ पर ये 5 है, तो मैंने 5 वाले को भी बता दिया। 5 के बाद कौन सा है, 6 है, तो 6 को मैं ढूंढ रही हूँ, यहाँ पर है मेरे पास 6, ठीक है। 6 नहीं, सॉरी, ये तो 26 था ना, ये मैंने आपको बताया था कि 26 है। ये लास्ट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अभी यहाँ पर इन्होंने 2 6 ऊपर नीचे करके लिख दिया। 6 देखेंगे तो 6 में मुझे यहाँ पूरे ग्राफ में नहीं मिल रहा। फिर मैं 7 की तरफ आ रही हूँ, तो 7 भी मुझे नहीं मिल रहा, 7 भी इसमें मौजूद नहीं है। फिर मैं आऊँगी 8 की तरफ, तो 8 मुझे मौजूद है, यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन 8 पर इन्होंने काम किया है कि उसके आगे इन्होंने अनसेव लिख कर उसको ऐड ही नहीं किया। इसका क्या रीज़न है, देखिए
अनसेव करके ना लिखने का मतलब है कि इस 8 पर साइकिल बन रहा है, तो साइकिल तो हमने इसमें क्रिएट करना ही नहीं था। क्रस्कल एल्गोरिथम में आपको बताया गया था कि साइकिल क्रिएट नहीं करना, तो ये आपने साइकिल को रिमूव, देखिए यहाँ पे पूरा आपका साइकिल बन रहा है, तो 8 को आप ऐड नहीं करेंगे, 8 को आप यहीं पे ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपका साइकिल क्रिएट हो रहा है। 8 के बाद कौन सा नंबर है? 9 है, तो 9 आपके पूरे ग्राफ में मौजूद है या नहीं है? नहीं है। फिर आपके पास 10 आ रहा है, तो देखिए 10 में भी साइकिल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि 10 भी तो इसी का 8 का हिस्सा बन रहा है, तो आप 10 को भी फिर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि साइकिल वाले तो आप ऐड नहीं कर सकते जिसमें साइकिल बन रहा हो। तो आप 10 को जब चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 वाला भी अनसेव मेंशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी आप ऐड नहीं कर सकते, इसमें भी साइकिल मौजूद है। ठीक है, इसी तरह आपने पूरा काम करना है, नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, समझ आ गई होगी, आप इसको आप मज़ीद कर लेंगे। फिर फाइनल आपने क्या बताना होता है? फाइनल आपने ये बताना होता है, फाइनल जो आप आंसर करते हैं, ये आपने बारी बारी सारे नंबर रिमूव किए, फिर आपने फाइनल बताने होते हैं कि आपके पास क्या रिजल्ट आया। तो आप बता रहे हैं कि आपके पास 6 एजेस ऐसी हैं जिसमें साइकिल्स आपको मिली हैं, या साइकिल जिनमें नहीं मिली वो भी मेंशन करें, और जिनमें आपको साइकिल जो है वो क्रिएट होने के चांसेस थे, या जिसमें साइकिल क्रिएट हुई थी वो कौन कौन सी थी, वो ये हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 एजेस ऐसी थी जिसमें साइकिल क्रिएट हो रहा था, जिसमें जो आपको क्रस्कल एल्गोरिथम आपको ये बता रहा था, इस ग्राफ में आपने साइकिल वाले एजेस को नहीं रखना, बाकी सारा का सारा आपने करना है। सो आपने देख लिया। अब क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि आपको एल्गोरिथम जो है वो ट्री पूरी बनी होगी, फिर आप उसको पूरे स्टेप फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फाइनल स्टेप फॉलो करके बताएं कि आपके पास कितने साइकिल्स बन रहे थे और कितने आपके नंबर्स जो है वो ठीक से काम कर रहे थे। बस आपने इतना इसमें बताना होता है। होप सो कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए मैंने इसको फुल करवा दिया, वरना मैं चीज़ें मोस्टली स्किप करती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनको या तो स्किप कर देती हूँ या बहुत लाइट सा कंसेप्ट उसका दे देती हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको फुल करवा दिया है। नेक्स्ट है पेम्स एल्गोरिथम। इसमें क्या है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी जो है इंपॉर्टेंस एजेस को दी जाती है। ठीक है, बल्कि ये वो है जिसमें एजेस को आपने इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ठीक है, बल्कि आपने वर्टिसेस को इंपॉर्टेंस देनी है। इससे रिलेटेड बस इतना ही कंसेप्ट माइंड में रख लें। फिर नेक्स्ट है आपके पास इम्पोर्टेंट कंसेप्ट शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ में आप जस्ट ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए जो है इनको याद रख लें। ठीक है, ये वाले जो आपके पास कौन कौन से हैं एल्गोरिथम, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ये 3 नाम आप याद रख लें, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बस इसमें इस जो शॉर्टेस्ट पाथ में इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बाकी करने की इसकी थ्योरी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर एमसीक्यूज़ के लिए आप फाइल्स नहीं करते तो फिर थ्योरी को रीड करें, क्योंकि एमसीक्यूज़ के चांसेस होते हैं कि वो कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई टॉपिक शर्त नहीं है कि इस टॉपिक को आप कर लें। फिर है डिजस्ट्रा एल्गोरिथम। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम में आप क्या करते हो, ये भी सेम एल्गोरिथम है। ये इसमें आपने यहाँ पर देखें, इसकी बल्कि पूरी डेफिनेशन यहाँ से याद कर लें, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आती है यहाँ से। देखिए, डिजस्ट्रा एल्गोरिथम इज़ अ सिंपल ग्रेडी एल्गोरिथम है फॉर कंप्यूटिंग। किसको कंप्यूट करता है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को कंप्यूट करता है आपके ऑल वर्टिसेस में से। जितने भी वर्टिसेस हैं ना, उनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको इसने कंप्यूट करना है। ठीक है, बस इसका इतना ही कंसेप्ट आप माइंड में रख लें। नेक्स्ट देखें आपके पास कौन सा है, करेक्टनेस इसकी दी हुई है। और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम मेरे ख्याल से लास्ट एल्गोरिथम है आपका। इसमें क्या होता है, इसकी भी आप डेफिनेशन ही माइंड में रख लें। इसमें आपके पास एक वेटेड ग्राफ दिया होगा, जिसमें से आपने वर्टिसेस तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, और उसका रनिंग टाइम कितना है वो भी आपको मेंशन किया हुआ है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी डेफिनेशन, ये जो है ये इसकी डेफिनेशन याद कर ले। ये इसमें से आपको कोई ग्राफ बनाने को नहीं दिया जाता। ठीक है, ग्राफ जो दिए जाएंगे वो DFS BFS जो मैंने आपको एक्सप्लेन करवाए हैं ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उनको आप देख लें, उनको आपने स्किप नहीं करना। बाकी इनकी डेफिनेशन जो है एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम कौन सा है। तो ये वो एल्गोरिथम होता है जिसमें से आप अपने सोर्स से जो है वो स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को लेते हैं और फिर वर्टिसेस टू वर्टिसेस जो है वो आप आगे चलते जाते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को आप सब सामने रखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नहीं बल्कि जो आपका टॉपिक है वो फ्लोयड वार्शल एल्गोरिथम है। अच्छा, इस एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास तमाम जो पेयर ऑफ वर्टिसेस है ना, उसमें से भी आपने शॉर्ट पाथ ही फाइंड करना होता है। ठीक है, उनमें से शॉर्ट पाथ फाइंड करके आप अपने फाइनल तक पहुंचते हैं। और ये एल्गोरिथम आपको डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों तरह के एल्गोरिथम पर काम करता है। ठीक है, यानी डायरेक्ट एल्गोरिथम भी हो सकते हैं और अनडायरेक्टेड भी हो सकते हैं, दोनों पे इसने काम करना होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए ये 2 लाइन्स कर लें।
यहाँ तक, ठीक है। टाइम वगैरह इसका कितना लगता है ये भी आप देख लें, इसको रीड करना है आपने बस। इसके अलावा आपका जो चैप्टर है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 नहीं बल्कि चैप्टर आई थिंक 9 है, मेरे तो माइंड से निकल गया, लेकिन 9 ही है, 8 या 9 होगा जिसको, हाँ 9 है, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी थ्योरी, ये आपको इंशाल्लाह 10 अगस्त से पहले इसकी जो है वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पूरा चैप्टर एक साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले वंस अगेन कि मैं आपको बता दूं, जो आपने चैप्टर नंबर 8 किया है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका फाइनल अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, तो आपके 60% डाटा आपका यहाँ से पिक किया जाता है चैप्टर नंबर 8 से, जिसमें हर एल्गोरिथम का पूछा जाता है। हर एल्गोरिथम से रिलेटेड कोई ना कोई बात की जाती है, या तो डिजिस्ट्रा के एल्गोरिथम की डेफिनेशन दे दी, डीएफएस और बीएफएस को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, वो तो इतना इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद जो चैप्टर 9 है इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, 1-2 दिन के बाद उसकी जो है वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही था। होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको जो प्रॉब्लम है, जो इशू है इन दोनों में। वैसे भी लेक्चर्स बना रही हूँ ताकि नेक्स्ट में इंप्रूवमेंट हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।